बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल को यूट्यूब चैनल पर। और आज गुज़श्ता रोज़ के जलसे के हवाले से बहुत सारे सवाल लोग कर रहे थे कि ये इन पर बात नहीं हो रही है, इनके हवाले से बताना चाहिए। बड़ी अहम और चीज़ा चीज़ें हैं। एक तो हम आज की वीडियो में आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जो 4 बड़े अहम मामलात हैं और उन 4 में से 2 एक ज़्यादा जिसे कहा जाए कि वो प्रायोरिटी पे होने चाहिए, वो जलसे के अंदर ज़िक्र नहीं हुए। नंबर 1 के इस्तीफ़े कब देने हैं। नंबर 2 लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान इतने बड़े जलसे में पीडीएम के इकट्ठे होने पे क्यों नहीं हुआ। तीसरा एक सवाल है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि क्या उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है या नहीं, क्योंकि वो कुछ और चाह रहे थे और आसिफ अली जरदारी साहब वो कुछ और चाह रहे थे। चौथा मामला ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन का कि उसके लिए क्या सोचा जा रहा है। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इन सवालों पर क्यों बातचीत नहीं हो पाई है, और जो एक और अहम इशू है उसके हवाले से कि 29 को यानी कि कल अब क्या CEC का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कराची में हो रहा है उसमें फ़ैसला क्या होना है। क्या उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि कब इस्तीफ़े देने हैं, लॉन्ग मार्च क्या करना है, उसके हवाले से भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि ये 2 बड़े अहम इशू हैं और सबसे बड़ा और मेजर इशू तो CEC का इजलास वाला और गुज़श्ता रोज़ के होने वाले चंद सवालात से मुतल्लिक है। तो सबसे पहले जनाब, तकरीरें तो बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें हुई। बहुत सारे लोगों ने अपने व्लॉग भी कर लिए, उस पर वीडियोस भी बात कर ली, तबसरे भी कर ले, तज्जिए भी कर ले। हम आपको कुछ उन तकरीर के हवाले से पहले तो चीदा बातें और कुछ सवालात के हवाले से बताएं। नंबर 1 के जो हमने ख़ुद ही सवाल पहला उठाया कि इस्तीफ़े कब दिए जाएंगे। ये बार बार सवाल हो रहा है कि पीडीएम जिन्होंने आगाज़ ही ये किया कि जनाब इस्तीफ़े देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, तो अब क्या है कि वो कब होने हैं इस्तीफ़े। तो इस्तीफ़ों के हवाले से आपको क्लियरली बताएं कि इस्तीफ़े नहीं दिए जा रहे हैं। आपको आसिफ अली जरदारी साहब की कोई 9.5 मिनट की तकरीर के अंदर सबसे एक अहम जुमला जो है वो उन्होंने वो किया है, और वो है कि हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कुछ हमसे भी सीख लें, कुछ हमसे भी पूछ लें। ये बड़ा एक अहम जुमला था उनका। उसका मकसद उनके जो नाराज़ दोस्त हैं मौलाना फजलुर रहमान उनको राज़ी करना है। नवाज शरीफ साहब को वो राज़ी कर चुके हैं कि इस्तीफ़े अभी नहीं देने हैं। तो इसलिए आपने जब मरीम नवाज़ की तकरीर सुनी, उन्होंने इमरान खान को बुरा भला कहा, उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को बुरा भला कहा, उन्होंने इदारों को बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं की है। आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि ख़ुद माने हुए हैं, इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर में अपनी एक पूरी रेट्रिक चलाई कि हम निकलेंगे, आप तैयार हैं, हम इस्लामाबाद जाएंगे, आप तैयार हैं, तमाम तर बातें की। इस्तीफ़ों की बात उन्होंने नहीं की बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो तो अपने वाले साहब की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात पर नाराज़ थे क्योंकि वो शख्स थे जो पहले दिन इस्तीफ़े देने के लिए तैयार थे जब असम्बलियों का आगाज़ हो रहा था। बहरहाल वो ख़ुद नहीं जीते थे अपने बेटे का या अपनी जमात के इस्तीफ़े के लिए और अपोजिशन को कह रहे थे। उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर उन्हें राज़ी कर लिया है कि जनाब इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। तो इस्तीफ़ों का जो लोग ये जहन में रखे हुए हैं कि वो बिल्कुल जहन से निकाल दें कि इस्तीफ़े अपनी क़यादत तक तो पहुँच गए हैं, उनके पास पड़े हुए हैं और वहीं पड़े पड़े वो समझे कि बासी हो जाएंगे, पंजाबी में कहते हैं कि वो बे हो जाएंगे, लेकिन वो इस्तीफ़े स्पीकर तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि अब पीडीएम अगले तरीक़ाकार पे जा रही। वो ये सोचती हैं कि इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम में इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ा जा सकता है। क्योंकि मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका कि एक जरदारी सब पर भारी, और कल के जलसे में एक जरदारी सब पर भारी साबित हो भी गए हैं। एक तो खैर बहरहाल एक बड़ा जलसा उन्होंने कर लिया। दूसरा जरदारी साहब की तकरीर, क्योंकि एक सबसे बड़े लीडर की तकरीर वही थी, मौलाना तो थे नहीं। बाकी मरीम नवाज़ साहिबा की वही पुरानी तकरीरें थी। तकरीर उनकी बड़ी अच्छी थी, ओरेटरी स्टाइल पूरा उन्होंने जनाब बनाया हुआ था। वो हा की मीम भी चल रही है, वो मैंने देखी है, बड़ी मुतासर कुन, और जिसने भी बनाया है। बहरहाल बिलावल साहब की वही तकरीर थी जो होती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर थी बड़ी अहम, जिसमें उन्होंने ये सबसे अहम जुमला अपने दोस्तों को 7.5 मिनट की तकरीर के बाद दिया
कि हाँ कुछ हमसे भी सीख लें, कुछ हमसे भी पूछ लें। हमने एक आमिर को दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं वैसे निकाला है। अच्छा, ये मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब, मैं उनको मुफाहमत का बादशाह कहता होता हूँ, उनको कहता हूँ एक जरदारी सब पर भारी, लेकिन जब वो लंबी लंबी छोड़ेंगे तो फिर हम उनकी तकरीर का पोस्टमार्टम ज़रूर करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं जनाब हमें पता है कि हमने कैसे करना है। तो जरदारी साहब के लिए सिर्फ यही जुमला है, जब उन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उनके ईंट से ईंट बजाने की तकरीर जब हुई, पीछे वो चटान साहब भी खड़े होते, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, और वो तकरीर जब उन्होंने की, उस तकरीर के बाद 2 साल तक वो फिर पाकिस्तान नहीं आए हैं। ये बात याद रखिए, वो फिर 2 साल पाकिस्तान नहीं आए हैं जब तक जनरल राहील शरीफ रिटायर नहीं हुए। उन्होंने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, दुबई में बैठे रहे हैं, बीमार हैं, ये हैं वो जो भी है, लेकिन वो ईंट से ईंट बजाने के बाद वहाँ थे, बजाई तो नहीं बहरहाल, तड़ी लगाने के बाद। तो ये एक बड़ा क्लियर होना चाहिए कि उनको किस तरह से दूध में से मक्खी निकालने का फ़न आता है, वो बड़ा सबको पता है। फिर दूसरी बात यह है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तो जनरल कियानी के दौर में उनको एक्सटेंशन देने वालों में थे, आप कैसे किसी को हटाने की बात कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? और अब भी आप एक्सटेंशन में वोट देने में सबसे आगे थे। तो ये जो तड़ियों वाली बातें बता के, और आप बड़े इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने वाले इंसान हैं, तो खुदा के लिए ये इस किस्म के ड्रामे इस वक्त आप ना करें, पर क्लियर बात करें यार, आपने सियासत करनी है, ये करना है, वो करना है, हमने ये किया तो हमने वो किया। ये जो नवाज शरीफ साहब बदनाम है ना कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, जरदारी साहब भी अपने दौरे हुकूमत में बड़ा भरपूर तरीके से रहे हैं, ये किसी दिन फिर बात करेंगे। लेकिन कियानी साहब के सामने आपकी ज़रूरत नहीं थी, कियानी साहब को आपने एक्सटेंशन दे दी, क्या कियानी साहब उस वक्त ज़रूरी थे? आप ये समझते हैं तो फिर कौन सी बातें यार। फिर उसके बाद जरदारी साहब फिर कह रहे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हमने निकाल दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आपने सल्यूट किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आपने क्लियरली जाने का रास्ता दिया कि आप भाई जाएं इस मुल्क से। आप कहते हैं कि आपने सिस्टम में से दूध से मक्खी से निकाल दिया। भाई वो तो खुद रिटायर्ड हो गया, जब वो रिटायर्ड हो गया तो वो सिस्टम का हिस्सा भी नहीं रहता। ये तो पाक फौज का देख लें, इदारों का देख लें, ये तो एक तरीक़ाकार है, एक वज़ा है। जब तक वो वर्दी में है वो मजबूत है। वो तो परवेज़ इलाही साहब भी कहते थे कि हम उन्हें वोट देंगे, जब वो वर्दी उतर गई तो खाल भी उतर गई, सब कुछ उतर गया। तो आप इस तरह की जो बातें हैं ना कि जनाब मैं ये किया और मैंने वो किया, तो फिर आप ये कह रहे थे कि आप तो आते जाते रहते हैं, हमने इधर रहना है। यही बात आपने तब की थी कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हमने इधर रहना है। फिर आप 2 साल के लिए पाकिस्तान में नहीं रहे थे। आप मतलब थोड़ा लेवल रखें यार, कुछ लोगों की याददाश्त इतनी नहीं कमज़ोर है। अगर किसी की कमज़ोर है तो हम याद दहानी करवाने के लिए मौजूद हैं कि जरदारी साहब आप मुफाहमत की बातें करने वाले, मुफाहमत के बादशाह हैं, ये तड़ी के बादशाह आप नहीं हैं। इस बात को आप मद्देनज़र रख लीजिए कि ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं या जैसा आप सोचते हैं। हाँ, आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, आपके पास क्योंकि आईनी हुकूमत है, आप यहाँ पर मजबूत हैं, इसलिए इस हुकूमत में रहते हुए आप कुछ कर सकते हैं। ये बात मानने वाली है और इस बात को तस्लीम भी किया जा सकता है। अच्छा जनाब, मैं क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वो थे लिखे हुए, इसलिए उन पॉइंट्स को बोलना भी साथ साथ बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात बड़ी आम की जरदारी साहब ने कहते खुद अपने बोझ तले ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो उनका इस जुमले को बड़ा गौर से देखा जाए कि ये हुकूमत अपने बोझ तले ख़त्म हो जाएगी, हमें से तरद्दुद नहीं करना चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। और जो इस्तीफ़ों की बात है या जो हुकूमत गिराने की बात है, ये ना की जाए, यानी इमरान खान साहब को हुकूमत करने दी जाए। ऐसा कोई इरादा नहीं रखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब कि इस हुकूमत का ख़ात्मा किया जा सके। जनाब उसके अलावा जो है, अच्छा अब सवालात जो थे, 4 सवालात बड़े अहम थे, उन सवालों की जानिब आते हैं। फिर उन सवालों के बाद जो है वो हम 29 दिसंबर के आपको पेश की खबर देते हैं, यानी कि कल 29 दिसंबर भी एक दिन रह गया, चंद घंटे बाकी हैं, CEC का इजलास होना है। इस्तीफ़ों के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, ना वो इस्तीफ़े देना चाहते, हमने इस पॉइंट पे बात कर ली है। लॉन्ग मार्च की तारीख, अच्छा जनवरी की 3 को PDM का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में अब वो सोचा जाएगा, क्योंकि
ये अब सोचा कि जनाब 31 जनवरी तक की मोहलत दे दी, ठीक, मतलब इमरान खान को आप इतनी मोहलत दे रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें ना दें। आप 3 जनवरी को जो ऐलानात और जो मीटिंग में फ़ैसले करने जा रहे हैं उनमें कोई चीज़ इस्तीफ़ों की अब डिस्कस नहीं होगी, आपको ख़बर दे रहे हैं हम। उसमें क्यों? क्योंकि सब उन्होंने नवाज शरीफ को राज़ी कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान भी आहिस्ता आहिस्ता राज़ी हो जाएंगे। आज के मामलात और थे, ये कुछ दोस्तों ने कहा कि क्यों मौलाना नहीं कर रहे, तो ये बड़ी बारीक सी बातें हैं। ये इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना सा हिंट देता चलूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत है वो सुमरो साहब के साथ चल रही है, और सुमरो साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत जो है वो सिंध में सुमरो साहब चलाते हैं। और सुमरो साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने वालों में हैं और शदीद मुखालिफ हैं। और वो पूरा एक ग्रुप है जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता है, और उसी ग्रुप से जीत कर जो है वो नाहिद खान के बेटे वो कामयाब होते हैं और वो वहाँ असम्बली में पहुँचते हैं। तो ये अंदर की जो सियासत लोकल है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया ही नहीं, क्योंकि आपसी वहाँ रिफ्ट है। बहरहाल ये एक ज़िमनन बात थी जो आपको बताना मकसूद था। अच्छा, अब उसके बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक तो बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी, इससे आगे कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, वो है 29 के इजलास के हवाले से CEC का इजलास। 2 फैसले हुए हैं। नंबर 1, सांगड़ का और थरपारकर का इलेक्शन है और मलीर में इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, उसकी तैयारी की जानी, टिकटें उन्होंने तकसीम कर दी हैं। ज़िमनी इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है, भरपूर तरीके से जा रही है। नंबर 2, सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर बातचीत होना है कि अब किस तरह से सेनेट की तैयारी करनी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सूबे में मजबूत जमात है और इस सूबे से उन्होंने किस तरह चीज़ें हासिल करनी हैं, और जहाँ वो नकब लगाते हैं बलूचिस्तान में और फिर KPK में, वो नकब लगाने की ड्यूटियाँ किस तरह से और किसको देनी हैं कि सेनेट के इंतखाबात में मैक्सिमम सीटें वसूल की जा सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो फ़ैसला था ये बायकॉट का और ये इस्तीफ़ों का, उस पर पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपको याद होगा जब 2008 का इलेक्शन था तो उससे पहले इंतखाबात के बायकॉट की मुहिम चली। इमरान खान साहब जज्बात में बायकॉट कर गए, काजी हुसैन अहमद साहब बायकॉट में आ गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त भी गेम करके पीपल्स पार्टी, उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने रोका मियाँ नवाज शरीफ को कि इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना है, इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन वो आपस में लड़े, हुकूमत और अपोजिशन जो भी बन गई। तो अब भी जरदारी साहब इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहते, ना ज़िमनी का ना सेनेट का, वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर वो हुकूमत में रहे तो वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे वफाकी हुकूमत पर, इदारों पर और इन चीज़ों पर। यार, इदारों से याद आया बड़ा एक मामला, आसिफ अली जरदारी साहब आगे चल गए, बात निकल गई। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत जो बड़क मार रहे होते हैं, बड़ी लंबी छोड़ रहे होते हैं, उसमें एक बात रह गई है, मैं चाहूँगा वो जिक्र करते हैं, फिर बाकी 29 दिसंबर के इजलास के हवाले से भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको याद होगा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, शायद वो बड़े सीनियर तजिया ख़ार हामिद मीर के इंटरव्यू में, मैं उन्हें तजिया ख़ार ही कहता हूँ, उनके इंटरव्यू में शायद कहा, उन्होंने कहा कि नैब की क्या मजाल है, बड़ा स्टाइल था उनका, बड़ी क्या मजाल है मेरे ख़िलाफ़ केस करे, चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि मेरे ख़िलाफ़ केस करे। फिर उसके बाद नैब ने मजाल भी बनाई, नैब ने उन पर केस भी बनाए, नैब ने मुकदमात भी किए, नैब की वो कस्टडी में भी रहे, वो जुडिशल रिमांड पर जेल भी चले गए, उन पर मुकदमात अब भी चल रहे हैं। तो जरदारी साहब, आप अपने ये जितनी भड़के हैं प्लीज़ ये काबू में रखा करेंगे। वापस आते हैं जनाब 29 दिसंबर पर। तो पिछले जलसे में, उससे पिछले जलसे में वो तमाम मोमेंटम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ वो नज़र आया है। अब 29 दिसंबर के इजलास में मैं आपको बताऊं, ये खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसले होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जी CEC के इजलास में इस्तीफ़ों के हवाले से बात करेंगे। तो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जो कार्ड्स हैं ना वो अपने सीनियर से लगा कर वो खेलने के आदी हैं, वो नहीं दिखाना चाहते। वो कहते हैं कि सारे कार्ड्स शो ना किए जाएं, सब कुछ
मुखालिफिन को न बताया जाए कि क्या करना है, क्योंकि पीडीएम ने तो ऐसे किया, हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, सारी जितनी थ्रेट्स थे उनके पास वो सब कुछ उन्होंने पहले ही जलसे में बता दिया था गुजरांवाला से। तो इसलिए हुकूमत ने अपनी तैयारी बड़ी भरपूर तरीके से की। नेक्स्ट वीडियो में हम आज बताएंगे आपको कि हुकूमत इस वक्त और इमरान खान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज की इसमें कि पीडीएम को एक शख्स ने अपनी मुट्ठी में करके इस तरह दबोच लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान की सांस नहीं निकल रही, नवाज शरीफ साहब अपनी खामोशी ही आफियत समझ रहे हैं, और बाकी जो जमातें हैं वो तो वैसे भी कोई आधी मौलाना के साथ हैं, आधी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, और आधी इस चक्कर में हैं कि यहीं बका है, इससे आगे कुछ है नहीं। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब को अगर आप ये कहें कि वो गेम कर गए हैं, तो वो गेमर भी हैं, वो खिलाड़ी भी हैं, और वो अपने मफाद के लिए इस वक्त बड़े बड़े लोगों की कुर्बानियाँ दे गए हैं। तो 29 दिसंबर का कुछ ही देर के बाद इलामिया भी निकल आएगा शाम में, और वो भी आप देख लीजिएगा। इस्तीफ़ों के हवाले से सिवाय थ्रेट करने के हुकूमत के उनके पास कोई एजेंडा, कोई ख़बर और कोई चीज़ नहीं होगी। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें और इस चैनल अपने का भी ख्याल रखिएगा। कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा अपना कि आप इस मुताल्लिक़ क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।